आजकल ये IVF एंड IUI बहुत कॉमन हो गया है, तो कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज दैट एंड हाउ द ट्रीटमेंट कैन बी डन? तो आईवीएफ उन्हीं पेशेंट्स में ज़्यादा यूजफुल रहता है जिसमें हस्बैंड काउंट्स या बहुत ज़्यादा कम है, नेचुरल या आईयूआई पॉसिबल नहीं हो पाए। इसमें आपको पूरा ही जो बच्चा है, एम्ब्रियो है, वो लैब में बनाया जाता है एंड देन ट्रांसफर दैट एम्ब्रियो टू द यूट्रस। उससे पहले आईयूआई होता है। एक्चुअली ह्यूमन माइंड की टेंडेंसी होती है कि इट एक्सेप्ट्स ऑल द नेगेटिव थिंग वेरी फास्ट। Regarding miscarriages and infertility, so age factor is the most important factor, and delayed marriages, lifestyle, smoking, tobacco, alcohol, all these menstrual कप एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। बायोडिग्रेडेबल्स हैं, BPA फ्री है, प्लास्टिक फ्री है और इट्स वेरी इजी टू यूज़। बहुत आराम से कंफर्टेबली आप एडुकेट कर सकते हैं, बच्चों को भी एडुकेट कर सकते हैं और उनके साइज़ भी अलग अलग रहते हैं। तो छोटे बच्चे स्मॉल साइज से प्रेफर कर सकते हैं और बड़े फीमेल जो है वो अकॉर्डिंगली अपना साइज चूज कर सकते हैं। तो दे आर वेरी गुड ऑप्शन। So according to you, what is the ideal age for marriage and what is the ideal age for pregnancy? I can say अर्ली मैरिजेस से मिसकैरेजेस कम थे एंड प्रेगनेंसी में भी आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा। वी शुड हैव आवर फर्टिलिटी बेसिक वर्कअप। what is that like? वुमन इज मैरिड एंड इफ शी इज लेस देन 30 Okay. एंड अगर 1 ईयर ट्राई करते हैं, अगर साथ ही रह रहे हैं और फिर भी प्रेगनेंसी प्लान नहीं हो रही है, तो कुछ बेसिक टेस्ट रहते हैं। एक चीज और सुनने में आती है फ्रोजन एग्स, what is that regarding? इसमें कुछ इंजेक्शंस और स्टिमुलेशंस के थ्रू आपके एग्स जो है वो बनाए जाते हैं एंड देन लेबोरेटरी में एग्स पिकअप किया जाता है और फिर उसको प्रिजर्व कर दिया जाता है। फ्रोजन एग्स जो है वो 10 ईयर्स तक आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं। Hello everyone, welcome back to the another episode of Recoding Myself with CA Chandni Karnani. Today I'm thrilled to have with us one of the popular gynecologists, Preeti Rajpurohit. Today we are going dive deep into women health perspective. Today we are going to talk about pregnancy, IVF, frozen eggs and lot many things. So let's get started. Welcome to Recoding Myself. Thank you so much for coming and giving your valuable time. Thank you, Chandni. Thank you for calling me and I'm very happy to have you on this evening. थैंक यू सो मच। तो मुझे आपसे काफ़ी सारी चीज़ें जाननी है रिगार्डिंग ह्यूमन हेल्थ, क्योंकि हम इंटरनेट में देखते हैं कुछ भी छोटी सी भी प्रॉब्लम हो जाती है, हम गूगल करते हैं एंड गूगल हैव सो मच इन्फॉर्मेशन विच इज़ करेक्ट ऑल्सो, इनकरेक्ट ऑल्सो, सो मैनी इन्फॉर्मेशन लोडेड ओवर देयर। तो मुझे ये जानना है, नाउ डेज इनफर्टिलिटी एंड मिसकरेज हैज़ बिकम सो कॉमन, व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड दैट? बहुत ठीक कहा चांदनी आपने। गूगल इज़ द बेस्ट डॉक्टर राइट नाउ। एक ऐसा डॉक्टर जो कभी आप पे गुस्सा नहीं करता, चाहे आप कितने भी क्वेश्चंस पूछिए, एंड इट गिव्स यू ऑल द इन्फॉर्मेशन। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। एक्चुअली ह्यूमन माइंड की टेंडेंसी होती है कि इट एक्सेप्ट्स ऑल द नेगेटिव थिंग वेरी फास्ट एंड ऑल द पॉजिटिव थिंग्स। स्पेशली पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दे वांट कि उनको कुछ बीमारी निकले। आप इतने सारे टेस्ट करा के आते हैं एंड इफ ऑल योर टेस्ट रिपोर्ट्स बिकम्स नॉर्मल और कम्स नॉर्मल, then patient is very unhappy. और मैंने इतने सारे टेस्ट करवा लिए and everything is normal. वो so कैसे they want कि if there is a fatigue or something like that, there should be some reason. वो ये नहीं सोचते कि there are some basic things, lifestyle, diet, which can also cause fatigue and all. So ये आजकल डॉक्टर्स में हम लोगों को बहुत मुश्किल आता है प्रैक्टिस करते समय कि गूगल से क्वेश्चंस इतने सारे होते हैं, उसके आंसर्स ऑलरेडी इतने फीड होते हैं पेशेंट्स के माइंड में कि उनको क्लियर करने में, उनको समझाने में कि यू आर फाइन, यू आर नॉर्मल, डोंट टेक स्ट्रेस, उसमें भी हमें एक्स्ट्रा 15 मिनट्स लगते हैं फॉर काउंसलिंग। Okay. So it is there. And regarding miscarriages and infertility, which you have asked, yes, the incidences has increased a lot. इसका जो मेन रीज़न अभी इन दिनों में अगर अपन देखेंगे इंडिया के अंदर, सो इट इज़ बेसिकली बिकॉज ऑफ आवर लाइफ स्टाइल एंड सेकेंड रीज़न इज़ द एज ऑफ मैरिजेस विच हैज़ इंक्रीज। देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी आए हैं हमारी सोसाइटी पे। गर्ल्स इंडिपेंडेंट हुई हैं, दे वांट टू वर्क, दे वांट करियर, एवरीथिंग इज़ फाइन, बट बिकॉज ऑफ दैट ऑल द मैरिजेस आर डिलेड. After marriage, the childbearing is delayed, so everything comes on a cost. So it also adds up to the infertility and all the miscarriages. So age factor is the most important factor, and delayed marriages, lifestyle, smoking, tobacco, alcohol, all these uses they are also increased, and in females also every kind of addiction is increased. So all these they contribute to the infertility. So according to you, what is the ideal age for marriage and what is the ideal age for pregnancy? I can say, if That's a big question right now actually. देखो,
मुझे मतलब मैं इस मामले में बहुत ही ओल्ड स्कूल और ओल्ड थॉट्स वाली हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे पुराने ट्रेडिशंस थे वो बहुत अच्छे थे, इन अ वे कि अर्ली मैरिजेस रहती थी, आपका जो बॉडी रहता था इट इज़ वेल प्रिपेयर्ड फॉर चाइल्ड बेयरिंग, इट इज़ वेल प्रिपेयर्ड फॉर द गुड एनवायरनमेंट फॉर द फीटस फॉर द बेबी। तो उसके बहुत फ़ायदे थे कि अर्ली मैरिजेस से मिसकैरेजेस कम थे एंड प्रेगनेंसी में भी आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा थे, क्योंकि एज द एज इंक्रीजेस, जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे आपकी कंजेनाइटल एनॉमलीज मतलब बच्चों में जो आनुवंशिक विकार होने के चांसेस होते हैं उनके परसेंटेज बढ़ जाते हैं। 30 के बाद में वुमन में जो एग की जो कैपेसिटी है, एग का जो रिजर्व है वो ड्रास्टिकली डिक्लाइन होता है। साथ में जो एग की क्वालिटी है, अगर रिजर्व अच्छा रहेगा तो क्वालिटी डिक्लाइन होती है। सो ऑल दीज फैक्टर्स दे आर एज रिलेटेड, सो इट्स गुड। पहले वाले ट्रेडिशंस ठीक थे इन अ वे कि अर्ली मैरिजेस रहती थी तो चाइल्ड बेयरिंग भी अर्ली हो जाती थी, बट nowadays बट आई फील लाइक 22-23 स्टिल आजकल बोला जाता है बाल विवाह काइंड ऑफ एवरीवन इज मैरिजिंग अराउंड लाइक 26-27। yes that's true। तो प्रॉब्लम आ रही है ये। हाँ बट ठीक है, मतलब इट इज़ अ ट्रेंड नाउ, बट आप ये कर सकते हैं कि आफ्टर मैरिज यू गेट योर फर्टिलिटी टेस्ट डन एंड आप अपना लाइफस्टाइल, क्योंकि देखिए आजकल जो एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स हैं वो भी बढ़ गए। पेस्टिसाइड्स हैं खाने में, प्लास्टिक्स है अपनी लाइफस्टाइल में, ये सब चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ये चीज़ें तो आपकी लाइफ का पार्ट बन गई हैं। दे ऑल्सो हैम्पर्स योर फर्टिलिटी पोटेंशियल। तो जो चीज़ें नॉन मॉडिफाइबल हैं, जिनको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, we cannot have a control over that, but we should maintain a healthy lifestyle if we are getting married late, and we should have our fertility basic workup after 1 year or 6 months of trying. What is that like? Yes, उसके बारे में अगर हम बात करें तो if a woman is married and if she is less than 30, अगर 30 से कम की है, then they both the partners they can try for 1 year. एंड अगर 1 ईयर ट्राई करते हैं, अगर साथ ही रह रहे हैं और फिर भी प्रेगनेंसी प्लान नहीं हो रही है, तो कुछ बेसिक टेस्ट रहते हैं, जैसे हस्बैंड का कुछ एनालिसिस हो गए, बेसिक ओवेरियन रिजर्व के टेस्ट रहते हैं, ब्लड टेस्ट रहते हैं, सोनोग्राफी होती है, बस आप ये करवा लीजिए ना। इफ एवरीथिंग इज फाइन देन ओके यू कैन वेट एंड हैव टाइम। हाँ, अगर आप 35 से ऊपर हैं एज ग्रुप में तो बेसिकली आपको 6 मंथ्स ट्राई करना चाहिए। दैट क्राइटेरिया ऑफ 1 ईयर वो कम होकर के 6 मंथ्स का हो जाता है। तो 6 मंथ्स ट्राई करने के बाद में अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है तो फिर आपको टेस्ट करा लीजिए। बट इफ़ यू आर अबाउ 35 और इफ़ यू आर रीचिंग 40 दैन यू डोंट हैव टाइम। आपका करियर हो चुका है, आपने करियर में कुछ किया या नहीं किया, बट यू हैव इनफ टाइम टू डू दैट। सो बिकॉज इट गोज हैंड बाय हैंड। मतलब बिल्कुल। और करियर भी आजकल इतने ओरिएंटेड हो गए हैं, लड़की लोग भी काफ़ी ओरिएंटेड हो गए हैं कि उनको पहला प्रायोरिटी करियर दिखता है, फिर उसके बाद बच्चे दिखते हैं। बट नाउ डेज एक चीज़ और सुनने में आती है, फ्रोजन एग्स। व्हाट इज दैट रिगार्डिंग? यस, देखो इफ़ यू आर too much career oriented and if you don't want to plan a pregnancy and all, so this egg freezing option is always available nowadays. It is very freely available and इंडिया में काफ़ी IVF क्लिनिक्स में ये अवेलेबल है। इसमें कुछ इंजेक्शंस और स्टिमुलेशंस के थ्रू आपके एग्स जो हैं वो बनाए जाते हैं एंड देन लेबोरेटरी में एग्स पिकअप किया जाता है और फिर उसको प्रिजर्व कर दिया जाता है। फ्रोज़न एग्स जो हैं वो 10 ईयर्स तक आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा। जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान करना चाहें। बट उसके भी देखिए ये क्राइटेरिया हैं कि जैसे आप ऑलरेडी इफ़ यू आर इन योर 30s तो आप जो है वो 35 से 40 के बीच में प्लान कर लें उन फ्रोज़न एग से भी, क्योंकि आप 40 के ऊपर जाते हैं तो इट्स ओके, यू हैव योर एग्स एंड ऑल एवरीथिंग, बट 40 के बाद इन जनरल वो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, डायबिटीज़ हैं, ब्लड प्रेशर है, बाकी सब चीज़ें वैसे ही बढ़ने वाली हैं। सो यू विल बी हैविंग अ कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी। सो बेटर है कि उसको जो भी फ्रोजन एग है वो भी आप टाइमली यूज कर लें। सो व्हाट इज द आइडियल एज फॉर दैट आल्सो? फ्रोजन एग को अगर एग फ्रीजिंग के लिए भी आप, हाँ, एग फ्रीजिंग के लिए भी क्राइटेरिया 40 के अंदर ही है, बिकॉज 40 के बाद में तो आपकी बॉडी में इतने एग्स नहीं रहते कि आप उसको फ्रीज कराएं, उनकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं रहती।
सो इफ़ यू आर इन योर 30s, बट आफ्टर 40 भी प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए पहली बात. but if there are cases, Okay. actually I am dealing with lots of cases कि पहला प्रेगनेंसी जो है अर्ली मैरिज हुई थी, पहली प्रेगनेंसी हो गई, नाउ पहला बच्चा जो है वो 10 to 12 years का है, एंड नाउ दे आर रीचिंग इन देयर 40s एंड दे वांट देयर सेकंड चाइल्ड. So it's very difficult for us to convince that those patients and to treat those patients. There are no egg reserves, there are poor quality of eggs, and they want their results with minimum methods and in short duration of time. Okay. So those patients are very difficult to treat and they are increasing day by day. सो अगर सपोज वो प्रेग्नेंट हो भी जाते हैं आफ्टर 40s, तो बेबीज में भी इफेक्ट पड़ता है उसका? यस यस, जो भी कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ हैं, तो अगर आप 20s में हैं आपके, तो वो जो भी कंजेनाइटल एनॉमलीज, डाउन सिंड्रोम एंड ऑल है, उनके जो रिस्क रहते हैं वो कुछ थाउजेंड्स, 1200 या 1500 में से एक फीमेल को होंगे. इट्स लाइक दैट. अगर आप अपने 30s में पहुंचते हैं तो वही 800 में से 1 को हो जाते हैं. यही अगर आप अपने 40s में प्लान करते हैं, सो द रिस्क इंक्रीज अप टू 250 में से 1 को. सो द रिस्क इज़ वेरी मच हाई. ओके. सो डू यू सजेस्ट कि आपको लाइक 25 to 30 के बीच में? Yes, I suggest कि in 25 to 30 better plan a pregnancy. Why to? हाँ, right. देखिए क्या होता है, आजकल जो सिस्टम है, पहले आप एग फ्रीज कराएंगे 25 to 30 पे, वहाँ पे 1.5 लाख रुपए लगाएंगे, फिर आप 10 साल काम करेंगे, फिर आपने जो पैसा कमाया है वही पैसा वापस IVF करने में लगाएंगे. सो इट्स बेटर टू प्लान अ प्रेगनेंसी. खुद ही प्लान कर लो ना, मतलब वाई टू इन्वेस्ट इतना मनी इन ऑल दीज थिंग्स एंड फिर बाद में आप एक कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी हैंडल कर रहे हो. इतना इन्वेस्टमेंट, जितना आप मनी अर्न करते हो, स्टेबल होते हो, उतना पैसा आप फर्टिलिटी ट्रीटमेंट में भी लगा लेते हो, अराउंड 4 to 5 lakhs एंड ऑल. अगर आप फ्रीजिंग पे जाते हो, अगर आप टाइमली कर लो तो दैट इज अ नेचुरल प्रोसेस ऑल्सो. सो लेस स्ट्रेस. फिर इतना बिकॉज आप इतना लेट में जो प्लान करते हैं, सो अदर कॉम्प्लिकेशंस आर ऑल्सो देयर. फिर इट बिकम्स अ प्रेशियस प्रेगनेंसी. It's stressful for the doctor also, stressful for the patient also. Why to take all this kind of stress? इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. देयर इज़ ओनली 9 months ऑफ मतलब प्रेगनेंसी. और वो भी आजकल वुमन, आई थिंक एंड पर्सनली आई फील कि वुमन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्रिएचर गॉड ने बनाया है. वो सब चीज़ कर सकती है. शी कैन कैरी हर प्रेगनेंसी, शी कैन हैव हर करियर एंड शी कैन मतलब डू ऑल द थिंग्स साइमल्टेनियसली. शी इज़ दैट ब्रेव, शी इज़ दैट स्ट्रॉन्ग, मेंटली भी एंड फिजिकली भी. आई डोंट नो आजकल फीमेल्स को क्यों लगता है कि आई कैन नॉट प्लान और ये मेरे करियर में बीच में आएगा. हाँ, इम्पैक्ट करेगा. थोड़ा इम्पैक्ट तो होता है, बट वुमन कैन हैंडल. ओके. अगर हम माने कि लाइफस्टाइल में चेंजेस आ गए हैं, तो व्हाट इज़ द सोल्यूशन इफ़ देयर इज़ एन इनफर्टिलिटी? तो आजकल ये IVF एंड IUI बहुत कॉमन हो गया है. तो कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज़ दैट एंड हाउ द ट्रीटमेंट कैन बी डन? देखो, दीज आर द टेक्नोलॉजीज IVF एंड IUI. मैं सबसे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में आपको बिल्कुल बताना चाहूँगी, बिकॉज रिसेंटली मैंने एक जर्नल पढ़ा, उसमें प्लास्टिक्स का इम्पैक्ट ऑन इनफर्टिलिटी और फर्टिलिटी, उस पर एक बहुत ही अच्छा जर्नल था. सो दीज प्लास्टिक्स, दीज आर हैम्परिंग आवर फर्टिलिटी पोटेंशियल वेरी रैपिडली एंड दे आर पार्ट ऑफ आवर लाइफ स्टाइल्स. इतना अंदर तक अपने चीज़ों में इन्वॉल्व हैं कि हम सोचते भी नहीं हैं. लास्ट वीक ही मैंने एक जर्नल पढ़ा और मैंने सोचा कि बीइंग अ मदर ऑफ अ फीमेल चाइल्ड, मैंने शी इज़ 3 years old, तो मैंने सोचा कि अभी से फ्यूचर रिस्क ऑफ सम PCOD एंड एंडोमेट्रियोसिस लाइक ऑफ डिजीजेस उनको कम करूं बच्ची के लिए. तो मैंने देखा कि इतनी सारी चीज़ें प्लास्टिक के हैं. वाटर बॉटल्स प्लास्टिक के हैं, टिफ़िन उसके प्लास्टिक के हैं, स्पून्स प्लास्टिक के आ रहे हैं, कुछ भी फैंसी हम प्लेट्स या कुछ भी ले रहे हैं, एवरीथिंग इज़ प्लास्टिक. So this BPA of the वो सब तो हम सोच डेली लाइफ में लाइफस्टाइल ही हो गया और हम सोचते भी नहीं है उस बारे में. आप मानेंगे नहीं चांदनी, मैंने अपने घर में सिर्फ वाटर बॉटल्स चेंज करके स्टील की, तो मेरे फैमिली मेम्बर्स को इतना प्रॉब्लम हो रहा है उन बॉटल्स को उठाने में. they are telling me कि ये क्या है, मतलब so heavy and हाँ लिटरली, मतलब we are so used to plastics की and we have to change this. Every woman who is planning for fertility, she should replace all her plastics. इसका बहुत इम्पैक्ट है. इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है. यस, दीज आर द रीसेंट पेपर्स फ्रॉम द एम्स जिनकी स्टडीज़ आई हैं. तो वी शुड, मतलब ये है. साथ में जैसे
BPA free pads, sanitary napkins, they are also hampering all this fertility potential. Okay. उसके अलावा तो Pads? हाँ जी अब बिल्कुल. one more thing I want to ask, sanitary pads हो गए, आजकल cups Yes, menstrual cups cups भी हैं, है, हाँ tampons भी है, तो which is environmental free, मतलब like and which is more good? Tampons are good actually and they are a new thing also. देखिए उसमें they are reusable. There are Tampons are reusable? tampons नहीं, tampons Cups. cups हाँ. Yeah. Tampons are, I don't prefer tampons. Cups are always better because they are BPA free, they are reusable And environmental free. environmental friendly also. So everyone can switch over to the menstrual cups also. They are good choice. Once I used, तब मैंने सबको गिफ्ट किया because I was feeling so life changing. Yes. I gifted all my friends, relative. I have discovered something so new. That's great. And it was so comfortable also. The first thing is कि environmental free है. yes. तो do you also like promote that नहीं, ना? बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट, आपको बिल्कुल ठीक कह रहे हो. मेंस्ट्रुअल कप एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, बायोडिग्रेडेबल्स हैं, बीपीए फ्री है, प्लास्टिक फ्री है और इट्स वेरी इजी टू यूज़. बहुत आराम से कंफर्टेबली आप एडुकेट कर सकते हैं, बच्चों को भी एडुकेट कर सकते हैं. Correct. और उनके साइज़ भी अलग अलग रहते हैं, तो छोटे बच्चे स्मॉल साइज़ से प्रेफर कर सकते हैं और बड़े फीमेल्स जो है वो अकॉर्डिंगली अपना साइज़ चूज़ कर सकते हैं. दे आर वेरी गुड ऑप्शंस एंड वेरी कंफर्टेबल एंड But still they are plastic, isn't BPA free cups are also okay, there. हाँ. These all things I research अभी मैंने last 7 to 10 days में ही सर्च किया. जब मैंने वो जर्नल पढ़ा तो मैंने देखा बेसिकली बच्ची के लिए सर्च किया तो मैंने देखा कि ओ माय गुडनेस, प्लास्टिक बहुत ही ज़्यादा मतलब इन्वॉल्व है हमारी लाइफ में और ये सब अभी धीरे धीरे हुआ है. आई थिंक गवर्नमेंट को भी धीरे धीरे पेस्टिसाइड्स से रिलेटेड, प्लास्टिक से रिलेटेड, क्योंकि आप अभी देखेंगे कि आप दूध ले रहे हो प्लास्टिक की थैली में आ रहा है, दही ले रहे हैं प्लास्टिक के कप्स में आ रहा है, एवरीवेयर इज प्लास्टिक. Yeah. सब जगह. और पेस्टिसाइड्स भी इसी तरह से बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है हमारे एग्रीकल्चर में और उन सब के साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो धीरे धीरे आ रहे हैं. एंड इनफैक्ट आजकल तो स्विगी जोमेटो एवरी डिस्पोजल्स बिल्कुल, खाना पीना भी सो जंक हो गया है. तो आई फील ये भी मैं देखिए आज एक्चुअली जनरली मैं घर पे ही लंच करती हूँ, मतलब मैं बाहर का फूड बहुत अवॉइड करती हूँ. बट आज क्या इधर आने के लिए मैं सोच रही थी क्या करूँ, तो मैं यही सोच रही थी कि जब हम छोटे थे देयर आर नो ऑप्शंस, कोई फ़ोन नहीं था, कोई जोमेटो नहीं था, कोई स्विगी नहीं था. आज मैंने फटाफट से कोल्ड कॉफ़ी एंड सैंडविच ऑर्डर कर दिया है. उसको खाते खाते भी मुझे लग रहा है कि इट्स वेरी अनहेल्दी एंड ऑल, बट फिर भी मैं उसको खा रही हूँ. मतलब हमारे लाइफस्टाइल में हम ऐसे जैसे बैठ के डिस्कस करते हैं, कई बार तो हम बोलते हैं लाइफस्टाइल बहुत मॉडिफाई हो गया है, बहुत चेंज हो गया है, बट एक्चुअली हमारे पास इतने ऑप्शंस हो गए हैं. हमारी हर चीज़, बच्चों के अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, सबके पास मोबाइल है, सबको इतना ज़्यादा असेस है हर जंक फूड का, हर चीज़. आप किस किस चीज़ पे कितना कंट्रोल करोगे. सो बेसिकली ये एक बहुत ही अलार्मिंग चीज़ है और हमें एक्चुअली इसके लिए अपने बच्चों पे बचपन से काम करना पड़ेगा. करेक्ट. हमें उनकी बचपन से कंडीशनिंग करनी पड़ेगी कि ये सब चीज़ें नहीं खानी है, ये सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना है. जो चीज़ हम कंट्रोल कर सकते हैं उसको तो कंट्रोल करें. बिल्कुल. बाकी एनवायरनमेंट है, कुछ जेनेटिक फैक्टर्स हैं जो कि मतलब मदर से बच्चे को आएंगे या कुछ ऐसा, उन सब चीज़ों पे हमारा कंट्रोल नहीं है. सो मॉडिफाइबल लाइफस्टाइल की जो रिस्क फैक्टर्स हैं इनको हमें बिल्कुल कंट्रोल करना चाहिए. स्पेशली जो फीमेल बच्चियों की जो मदर्स हैं उनको इसमें बहुत ही स्ट्रांगली मतलब इंटरवीन करना पड़ेगा. बिकॉज पीसीओडी के भी आजकल केसेस बहुत ज़्यादा सुनने लगे हैं. इट्स आई फील एवरी 1 out of 3 गर्ल्स आर हैविंग पीसीओडी. बिल्कुल बिल्कुल. मेरी ओपीडी में आप मानेंगे नहीं, मैं हर बच्ची आती है, वो बच्ची अपना कंप्लेन बताती नहीं है, उससे पहले मुझे पता होता है कि यही कंप्लेन इसको आने वाली है. और मुझे कई बार बहुत मतलब दुख भी होता है क्योंकि आप मानेंगे नहीं, ऐसा नहीं है कि सारे सिटी के बच्चे ही आ रहे हैं जिनको प्रॉब्लम्स आ रही, गांव के बच्चे भी आ रहे हैं, उनको भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं. सो ये सारी चीज़ें वही हमारे इनमें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं कि हमें बहुत ज़्यादा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है. अभी तो हमें पता नहीं चल रहा है बट डाउन द लाइन बिल्कुल बहुत इम्पैक्टफुल है ये सारी चीज़ें. बट आप मुझे वो IVF एंड IUI में क्या डिफरेंस है एंड हाउ वन कैन ऑप्ट दिस. ओके.
देखो बेसिकली IVF और IUI ये दोनों टेक्नोलॉजी है इनफर्टिलिटी पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए। IVF हम डायरेक्ट उन्हीं पेशेंट्स को बोलते हैं जो बहुत ज़्यादा ओल्डर एज में आ रहे हैं, जिनका एग रिज़र्व काफ़ी कम हो गया है और जिनमें हम बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते कि अब हम उनके लिए रुकें छोटे मेथड्स में ट्रीटमेंट करने के लिए। और बेसिकली आपका यूट्रस, ट्यूब्स और ओवरी ये 3 बेसिक फंक्शंस होते हैं जिनके थ्रू आपको प्रेगनेंसी होती है और एक हस्बैंड फैक्टर। तो IVF उन्हीं पेशेंट्स में ज़्यादा यूज़फुल रहता है जिसमें हस्बैंड काउंट्स या बहुत ज़्यादा कम है, नेचुरल या IUI पॉसिबल नहीं हो पाए, या किसी भी पेशेंट की ट्यूब्स ख़राब है, ब्लॉक है, या बहुत ही ओल्डर पेशेंट्स हैं और जिनका एग रिजर्व्स बहुत कम हो गया है। ये तो IVF है। इसमें आपको पूरा ही जो बच्चा है, एम्ब्रियो है, वो लैब में बनाया जाता है एंड देन वी ट्रांसफ़र दैट एम्ब्रियो टू द यूट्रस। उससे पहले IUI होता है। IUI का मतलब होता है इन यूट्रो इंसेमिनेशन। बेसिकली ये जो आर्ट है ये उन पेशेंट्स में ज़्यादा यूज़फुल है जिसमें हस्बैंड का सीमन एनालिसिस जो है वो थोड़ा बॉर्डर लाइन है, मतलब बिल्कुल नॉर्मल नहीं है और बहुत ज़्यादा कम नहीं है, थोड़ा बीच का जिनका रहता है। तो उसमें हम जो सीमन सैंपल होता है उसको फ्रेशली प्रिपेयर करके उसमें से जो अच्छी क्वालिटी के स्पर्म्स होते हैं उनको यूट्रस में ट्रांसफ़र करते हैं। सो इट इंक्रीजेज द सक्सेस रेट टू 8% अगर आप नेचुरली ट्राई कर रहे हैं, उससे 20 to 25%। सो इट इज़ गुड फॉर अ बीच का अप्रोच फॉर सम पेशेंट्स जो नेचुरली कंसीव नहीं कर पा रहे हैं और जिनमें थोड़ा सा बॉर्डर लाइन मतलब थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम है हस्बैंड वाइफ में। एंड बेसिक जिनका सब कुछ ठीक है दे कैन ट्राई। इसमें कोई साइड इफेक्ट्स या प्रेगनेंसी हेल्दी एवरीथिंग इज ओके? हाँ, यस। द इन IUI एंड नेचुरल कंसेप्शन द प्रेगनेंसी इज़ नेचुरल जैसा ही रहता है। IUI में बहुत ज़्यादा हार्मोनल सपोर्ट की, बहुत ज़्यादा बेड रेस्ट उनकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। IVF में क्योंकि हम थोड़ा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र और सारे हार्मोन्स और मेडिसिन के साथ करते हैं, थोड़ा मेडिसिन लेने का जो अमाउंट है वो बढ़ जाता है, थोड़ा सा रेस्ट फॉर फर्स्ट 3 months बढ़ जाता है, बट रेस्ट इट इज़ लाइक अ नॉर्मल प्रेगनेंसी ओनली। हेल्दी बेबी। IVF को लेके काफ़ी सारे मिथ्स है, लाइक ट्विंस ही होता है, ऐसा है कुछ? नहीं, ऐसा सब केसेस में ट्विंस नहीं होता। देयर आर डेफिनेटिव क्राइटेरियाज। अभी जो रिसेंट गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग तो हम सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र मतलब एक ही एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जो है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। प्रीवियसली 2 एम्ब्रियो नहीं 3 तो बहुत कम, मोस्टली 2 जो है जनरली इम्प्लांट करते हैं। तो अगर दोनों इम्प्लांट हो जाते हैं तो देयर आर मोर चांसेस ऑफ ट्विंस, एंड अगर उसमें से सिंगल रहता है तो सिंगल के चांसेस रहते हैं। बट मोर ओवर अभी जो प्रैक्टिस अभी धीरे धीरे डेवलप हो रही है वो सिंगल एम्ब्रियो की तरफ कन्वर्ट। एंड IVF में एक और मिसकंसेप्शन ये भी है कि वेदर दे आर ऑफ सेम पेरेंट्स और लाइक इट्स अ बिग मतलब हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही मिथ है बिकॉज स्पेशली जो अभी अर्बन एरिया के जो भी लोग हैं जो IVF कराने आते हैं दे आर फाइन, उनको पता होता है टेक्नोलॉजी क्या है वो। बट रूरल एरिया के जो भी पेशेंट्स आते हैं उनका पहला क्वेश्चन यही होता है कि IVF में बच्चा हमारा तो होगा ना। तो उनको वो भी समझाना पड़ता है। यस, दे आर बहुत पुराने ज़माने से चली आ रही मिथ्स हैं क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी और शायद लोगों की पेइंग कैपेसिटी भी इतनी अच्छी नहीं थी। तो जो लोग करवाते थे बाकी के जो लोग थे वो उनके बारे में यही बोलते थे कि नहीं मतलब खुद से होना होता तो हो जाता, अभी क्यों नहीं हो पा रहा है। बट दे डोंट नो कि ट्यूब्स गड़बड़ हैं, सम अदर फैक्टर्स विच कैन बी क्यूरेबल। हाँ बिल्कुल। तो वो ट्रेडिशन और पुरानी वो मिथ्स ही हैं, दे आर ऑल मिथ्स, मतलब उसमें कोई अभी रियलिटी नहीं है। So according to you, what should be the time like अगर कोई कपल प्लान कर रहे हैं, suppose it's been 6 to 7 months एंड अभी तक कोई सक्सेसफुल रिजल्ट नहीं मिला है उनको, तो what is the ideal time to go visit a doctor? It depends on age basically. अगर आप 30 के अंडर हैं तो you can wait for 1 year. Okay. And if you are more than 30 to 35 then 6 months. Okay. Or if you are more than 35 then don't wait, just go to the doctor and directly check. There was one case in my family members only, family relative में ही है, she have conceived like after 15 years of pregnancy, after 15 years of marriage. तो ऐसा भी होता है, पहले नहीं हो रहा था and after 15 years it was. Yes, मतलब I think it was miracle or something कि क्या change हो गया ऐसा? देखिए अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी ये भी एक बहुत मेजर कॉज रहता है। बेसिकली जब आपकी ट्यूब्स, यूट्रस, ओवरीज, सीमन पैरामीटर्स एवरीथिंग इज़ फाइन कुछ केसेस में, बट यू आर नॉट कंसीविंग। सो बेसिकली हम उसको अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी में डालते हैं। उसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स रहते हैं जैसे इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स, हम मेनली उनको मानेंगे कि आपकी बॉडी जो है वो
एग स्पर्म उनके फर्टिलाइजेशन पे किसी न किसी पॉइंट पे हिंडर कर रही है। अब उनकी लाइफस्टाइल में या तो कोई स्ट्रेस गया होगा, या उनकी लाइफस्टाइल के अंदर कुछ मेजर चेंज हुआ होगा, या कुछ बॉर्डर लाइन चेंजेस होंगे जो कि ठीक हुए होंगे, तभी उनको प्रेगनेंसी हुई होगी। सो इट हैपन्स, होता है। अच्छा। हाँ, even बहुत after सारे हाँ, even after 15 years it was shocking kind of और ये बहुत कॉमन है कि अगर किसी को फर्स्ट प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ रही होती है, मेरे साथ ये बहुत होता है कि वो पेशेंट को हमने ट्रीटमेंट से कंसीव करवाया और जस्ट आफ्टर उसका पहला बेबी हुआ कि विद इन 6 मंथ्स और 3 मंथ्स में सेकेंड बेबी कंसीव, बिकॉज मेजर फैक्टर इज स्ट्रेस। वो इतना स्ट्रेसफुल रहते हैं ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, ड्यूरिंग ऑल दिस प्रोसेस। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं बीइंग अ डॉक्टर, मैं उनको फॉलिकुलर स्टडी मतलब ओव्यूलेशन का टाइम बता देती हूँ कि भाई ये टाइमिंग है एंड यू हैव टू प्लान, बट इतना स्ट्रेसफुल रहता है उनके लिए, दे कैन नॉट प्लान, दे कैन नॉट मेक अ रिलेशनशिप ड्यूरिंग दोज डेज। सो स्ट्रेस इज अ मेजर फैक्टर। जब आपका फर्स्ट बेबी कंसीव हो जाता है कई बार, सो दैट स्ट्रेस इज गॉन एंड बस राइट। एंड आई फील ड्यूरिंग द IVF में भी काफ़ी स्ट्रेस रोल प्ले करता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप स्ट्रेसफुल हो तो द प्रोसीजर इज नॉट सक्सेसफुल, लाइक काइंड ऑफ थिंग। मतलब ये रहता है, स्ट्रेस इज अ मेजर फैक्टर। आप कोई भी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, वेदर आप ले रहे हैं चाहे नहीं भी ले रहे हैं, और स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो आपका सारा जो भी मेजर एक्सेस है, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सेस जिसको हम बोलते हैं, जो मेजर हार्मोन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको पूरा गड़बड़ कर देता है। सो योर हार्मोनल प्रोफाइल इज चेंज्ड, your everything is changed, so people first thing is stress management, I think। कुल मिला के बात ये है, मस्त रहो मस्त रहो और इतना मत सोचो, डॉक्टर के पास जाओ, उसके बाद में सारी टेंशन डॉक्टर पे छोड़ दो। करेक्ट। आप जा चुके हो, आप उसको बिलीव करो, आप उसके ऊपर छोड़ दो, वो जो आपके लिए बेटर होगा वो करेगा, वो सब और आप योगा करो, मेडिटेशन करो। या योगा बहुत एंड अच्छा मेडिटेशन बिल्कुल बिल्कुल सही है। चलो, अब तो ये तो प्रेगनेंसी हो गई, अब प्रेगनेंसी के बाद पोस्टमार्टम जो डिप्रेशन होता है, इज दैट रियल? बिकॉज आई हैव फेस्ड दैट। फुल बॉडी चेंजेस, बच्चा अलग अटेंशन मांग रहा है, and husband is not understanding that what we are going through. Is it that real? That is real. Even I face that. I think every woman सबको ये फेस होता है, बिकॉज आप जो है 9 मंथ जब आप प्रेगनेंसी में रहते हैं तो सारी दुनिया आपकी तरफ घूम रही होती है, अच्छा खाओ, ऐसे मत बैठो, ऐसे मत करो एंड एवरीथिंग, एंड हमको इतना पैम्परिंग की आदत हो जाती है फॉर दैट 9 मंथ, एंड ऑल ऑफ सडन जैसे ही बेबी आया सब लोग बेबी पे चले जाते हैं और हम वहीं लेटे रह जाते हैं। सही। एंड सम हार्मोनल थिंग्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस, सो यस इट इज़ देयर। तो मैं अपने पेशेंट्स के जो भी पार्टनर्स आते हैं, क्योंकि आजकल ये बहुत अच्छी बात है कि पार्टनर्स आर ऑल्सो वेरी एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रेगनेंसी केयर। पूरे 9 मंथ्स में दे टुक केयर ऑफ द लेडी वेरी मच। तो मैं उनको यही समझाती हूँ कि अभी तो आप ध्यान रख लीजिए, बट 50% ध्यान आप बाद के ध्यान के लिए भी रखिए, बिकॉज उस समय एक इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। उस समय आपको मान लीजिए नॉर्मल हो चाहे सिजेरियन हो, स्टिचेस दोनों में लगते हैं, दोनों में उतना ही पेन होता है। फिर आपको ब्रेस्ट फीड कराना होता है, ब्रेस्ट फीडिंग भी एक बहुत ही ट्रबलसम काम है। आई नो। You have pain in your breast, you are pain in your abdomen, everywhere pain, but you need a lots of emotional support at that time. Actually, a very good message to all the husband, so because their support is very much important, So and actually we go through so many things, like और एक और चीज़, एक तो like modern approach of diet and traditional approach of diet। अभी तक हमारी मम्मी या जो भी है वो सब खाना देते हैं जो सौंठ, अजवाइन एंड एवरी, आई डिडंट लाइक एनी ऑफ देम। एंड डॉक्टर का अप्रोच अलग होता है, घर का अप्रोच अलग होता है। व्हाट इज द राइट होलिस्टिक अप्रोच? देखो, इस पे भी मैंने बहुत रिसर्च की है, बिकॉज जब मैं अपने पोस्टपार्टम पीरियड में थी, देन माय मदर इज़ अ फुल्ली ट्रेडिशनल मदर, एकदम के बस तुम्हें सब कुछ खाना है, एवरीथिंग उन्होंने सब कुछ बनाया था। देन आई रिसर्च्ड, सब चीज़ों के बारे में मैंने सर्च किया कि क्या है, बिकॉज आप खुद डॉक्टर होते हैं, आपका साइंटिफिक माइंड बोलता है नहीं कुछ भी नहीं होता है, हमें आयरन खाना है, कैल्शियम खाना है, विटामिन डी खाना है, मतलब हम यही सोचते हैं।
बट मैंने उनके बारे में पढ़ा तो अजवाइन दैट इज़ वेरी गुड, मैंने उसका पूरा रिसर्च किया, इट इज़ वेरी गुड फॉर योर बावल, क्योंकि उस समय आपको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, तो अजवाइन उसमें बहुत हेल्प करता है, कोई कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, आपकी बॉडी को हीलिंग में हेल्प करता है। सॉल्ट जो है इट इज़ वेरी गुड इन द फाइबर्स एंड इट इज़ वेरी इम्यूनोलॉजिकल, उसके फंक्शंस होते हैं, वो आपको बहुत स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है। गौन देते हैं, उसका बोन हेल्थ में बहुत ज़्यादा मतलब बेनिफिट होता है। इसी तरह से जो पीपला मूल होती है इट इज़ वेरी गुड पेन किलर एंड ऑल। सो बेसिकली वो ट्रेडिशनल अप्रोचेस क्यों बनी थी, बिकॉज इतना ज़्यादा हेल्थ केयर सिस्टम डेवलप नहीं था, मेनली घर पे ही डिलीवरीज होती थी, एंड फॉर दैट 45 डेज आपकी फीमेल बॉडी को पूरा रिकवर होने में, बिकॉज आपकी बॉडी में 9 मंथ में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, आपकी बॉडी जो है वो पूरी चेंज हो चुकी होती है उस बेबी को कैरी करने के लिए, आपका बेबी का दोनों का सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो, एवरीथिंग चेंजेस, राइट। तो वो जो 45 डेज होते हैं पोस्टपार्टम के, उसको हम इतना इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी पूरी रीबिल्ड हो रही होती है उस समय, वापस वो अपने नॉर्मल फॉर्म में जा रही होती है। तो दैट टाइम यू नीड एनर्जी, यू नीड एंटी इन्फ्लेमेटरी, बोन हेल्थ, हीलिंग, इन सब चीज़ों की आपको ज़रूरत होती है। तो अकॉर्डिंग टू यू ये सब चीज़ें खाना इज ओके? इट्स ओके, एंड आई थिंक कि अगर आप आराम से खा पाते हो, मतलब मैंने इसका सोल्यूशन ये निकाला है कि यू कैन टेक अ मिक्स्ड अप्रोच। आप मॉडर्न आयरन कैल्शियम भी खा सकते हो और थोड़ा थोड़ा करके वो भी खा सकते हो, दे आर ऑल्सो गुड। आई फेल्ट दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर डिप्रेशन बिकॉज फूड आल्सो इम्पैक्ट ना, लिटरली बिकॉज आप एकदम ठीक कह रहे हैं। बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो बहुत प्रॉब्लमेटिक रहते हैं, तो आप थोड़ा थोड़ा खा लें, और अगर नहीं भी खा पा रहे देन इट्स फाइन, आप मॉडर्न मेडिसिन की जो भी मेडिसिन लेंगे दे आर आल्सो इक्विवेलेंट टू दैट फूड ओनली, सो बोथ आर। बट ये सब जो ट्रेडिशनल अप्रोच हम फॉलो करते हैं उस वजह से भी तो काफ़ी हीट प्रोड्यूस हो जाती है, कोई को पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, कोई को एक्स्ट्रा कॉन्स्टिपेशन, बिकॉज देयर इज नॉट अ एग्जैक्ट राइट नॉलेज अबाउट दिस ऑल्सो। मतलब ये पास ऑन ही होते आ रहा है नॉलेज, इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज आई फील कि हर घर में वेरी करता है। बिल्कुल वो आप एकदम ठीक कह रहे हैं। एक्चुअली इसका जो प्रोसेस है वो पूरा वैसा ही फॉलो होना चाहिए, बिकॉज उसमें क्या होता है कि आजकल ये रहता है कि कुछ चीज़ें खा ली, कुछ चीज़ें नहीं खाई, तो उनके फिर साइड इफ़ेक्ट्स और जो भी रहते हैं, तो कॉन्स्टिपेशन और उनके लिए भी सौंफ, मक्खन, इन सब का एक सोल्यूशन रहता है, दैट इज़ वेरी गुड। तो अगर आप वही चीज़ें फॉलो कर रहे हैं तो पूरा तरह से प्रॉपर ट्रेडिशनल अप्रोच आपको फॉलो करनी चाहिए, और नहीं तो बीच में थोड़ा ये सब चीज़ें तो रहती हैं। सो अभी हाल ही में आपने सुने ही है कैलकाटा रेप केस के बारे में, दैट टू इन हॉस्पिटल, सो व्हाट इज़ योर टेक इन दैट? Yes, it's very unfortunate thing and unfortunate incidents which has happened in our India. लेकिन इसमें देखिए बेसिक सोचने की बात ये है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये क्यों हुआ और ऐसे इंसिडेंसेस क्यों होते हैं। बेसिकली इसीलिए होते हैं क्योंकि कोई इनका एक स्ट्रॉन्ग और सॉलिड पनिशमेंट नहीं है। गवर्नमेंट के इतने कोई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं हैं कि कोई भी आदमी या कोई भी बंदा ये करने से डरे, उसको डर लगे कि मेरा इतना बड़ा पनिशमेंट होने वाला है कि मैं ये चीज़ नहीं करूँ। ये फियर नहीं है, बेसिकली ये फियर नहीं है। एक फ़ीमेल डॉक्टर रेजिडेंट जो कि 36 आवर्स की अपनी पूरी ड्यूटी, नाइट ड्यूटी करने के बाद में अगर 5-10 मिनट के लिए आराम करने गई और वहाँ पे उसके साथ ऐसा होता है वर्क प्लेस पे, इट इज़ अनफॉर्चुनेट। सीरियसली लिटरली इस इंडिपेंडेंस डे पे जो इतने सारे फ्लडेड मैसेजेस थे कि कौन सी इंडिपेंडेंस है, इट इज़ ट्रू, कौन सी इंडिपेंडेंस है ये? गर्ल्स आर नॉट सेफ। बिल्कुल भी सेफ नहीं है। डॉक्टर के साथ आज हुआ है, इससे पहले भी इतने सारे छोटी बच्चियों के साथ में होते हैं। किसी भी एज ग्रुप की फ़ीमेल जो है, किसी के साथ में भी ये सारे इंसिडेंसेस हो सकते हैं, एंड ये बहुत ही कॉमन है क्योंकि कोई डर नहीं है, कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, कोई पनिशमेंट नहीं है। एक आज गवर्नमेंट एक स्ट्रिक्ट पनिशमेंट डेवलप करे। देखिए क्या होता है, कोई भी ऐसा इंसिडेंस होता है इंडिया में, क्या कॉमन है, उस चीज़ का मुद्दा बनाया जाएगा, देन उसको रिलीजन के साथ जोड़ा जाएगा, मार्च कर लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, बिल्कुल उसको प्रोफेशन के साथ जोड़ा जाएगा, रिलीजन के साथ जोड़ा जाएगा, कोई कम्युनिटी के साथ जोड़ा जाएगा, एंड देन उसमें पॉलिटिक्स की जाएगी, देन उसको इधर से उधर मतलब और ज़्यादा उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए डाला जाएगा, एट द एंड उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता। सो इंडिया का सिस्टम ही इस प्रकार का है। गवर्नमेंट को बहुत ही स्ट्रिक्ट इसमें रूल बनाने चाहिए। गवर्नमेंट को ये एक मौका है, पूरा इंडिया जो है वो इतना
ज़्यादा आक्रोशित है, गवर्नमेंट को इस समय कोई एक स्ट्रिक्ट रूल बनाना ही चाहिए। इतना डर पैदा होना चाहिए कि कि वो दोबारा करने से ऐसा भी हो ही नहीं। हाँ करने से पहले भी सोचे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मतलब आप सोचिए, आपने अगर उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में पढ़ा होगा। मैं Oh God. उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में मैं सोच के मेरा एकदम दिल दहल गया। मैंने कहा एक बंदा या जो भी वॉट इस हद तक जा सकता है? इतना इन्वॉल्व, इतना टॉर्चर कैसे कर सकता है? उसको कोई डर ही नहीं है। बेसिकली उसको पता है कि कुछ नहीं होने वाला, उसको पता है कि कुछ भी कर लो, कोई You have सिस्टम the नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई लॉ नहीं है कि उसको अगर कुछ है भी तो हाँ। सब उनके हाथों में है। हाउ वॉट एवर दे वॉन्ट टू मोल्ड दे कैन मोल्ड दैट। एक ही टेक है मेरा तो इसमें कि बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉ बनना चाहिए। दूसरा, हम हमारे लेवल पे क्या कर सकते हैं? हम हमारे लेवल पे यही कर सकते हैं कि हम हमारे बॉयज़ को, हमारे जो बच्चे हैं उनको बचपन से सिखाएं कि डिग्निटी क्या होती है, फीमेल, आपकी एक फीमेल की रिस्पेक्ट क्या होती है। मतलब पुराने ज़माने में जो एक राजदंड होता था, बेसिकली राजा दंड देता था, उसका इतना डर होता था कि चोरी भी नहीं होती थी, अगर आप हमारा पुराना लिटरेचर पढ़ेंगे तो। लेकिन अभी कुछ नहीं है। राजदंड का भय या जिसे बोलें कि कोई पनिशमेंट का कोई डर किसी को भी नहीं है। सिस्टम ही ऐसे हैं कुछ, और हम इसको किस किस लेवल पर ब्लेम करेंगे? तो आपके पास भी केसेस आते हैं, कुछ ऐसे केसेस आप भी गो थ्रू करते हो? बिल्कुल। हमारे रूटीन इसमें बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं, और देखिए इसकी कोई एज लिमिट भी नहीं है। इतनी छोटी छोटी बच्चियाँ आती हैं, 3 इयर्स 4 इयर्स, मतलब इसकी कोई एज लिमिट नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ यही सोल्यूशन है कि एक तो आप अपने बच्चों को, जो भी आपके गुड टच, बैड टच, हाँ फीमेल्स को तो सिखाइए ही, पर आप मेल को भी सिखाइए ना। करेक्ट। क्योंकि जब ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं तो सच में ऐसा लगता है कि हम क्यों लड़की हैं, हम क्यों इतना फ्री नहीं हैं, क्यों हम इतने वल्नरेबल हैं, क्यों ऐसा हो गया है। और वही चीज़ है, इसका स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट जब तक डेवलप नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग लॉ जब तक नहीं बनेगा, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। ऐसे इंसिडेंसेस आते हैं, थोड़े दिन वो न्यूज़ में रहेंगे, सब उनके लिए बोलेंगे, सब उनके लिए प्रोटेस्ट करेंगे, और फिर क्योंकि उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलना है एट द एंड, जो भी आरोपी रहता है वो कुछ पॉइंट के लिए जेल में जाता है, व्हाटएवर। फिर रूल्स इतने लीनियंट हैं कि ही इज़ फ्री, ही इज़ लाइक फ्री। तो कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला जब तक इसका कोई पनिशमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं आएगा तब तक। तो आई ट्रूली एग्री। मतलब आई होप कुछ ना कुछ जल्दी से एक्शन लिया जाए एंड कुछ रूल्स ऐसे बनाए जाए जिसको सोचने से पहले भी उनको डर लगे। एंड यही होना चाहिए। और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि हम अपने बच्चों को, भले वो आई फील सेल्फ डिफेंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई है लड़कियों को सीखना, क्योंकि अब एक्चुअली यही चीज़ हो गई है कि अब इस ज़माने में आपकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। यू हैव टू बी बोल्ड, आपको बहुत बोल्ड होना है, आपको बहुत ही फियरलेस होना है। और देखो गर्ल्स इतनी इंडिपेंडेंट हो गई हैं कि उनको सब काम भी करना है। आप ऐसे डर के तो घर में बैठ नहीं सकते, आपको सब कुछ करना तो पड़ेगा ही। बट हाँ, थोड़ा अटेंटिव रहिए, थोड़ा देखिए। अब उस डॉक्टर के केस में अगर हम देखें तो ये एक बहुत ही नॉर्मल है हमारे लिए। हमारे भी ड्यूटी रूम्स जो रहते हैं, ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के ड्यूटी रूम्स जो होते हैं वो हॉरिबल होते हैं चांदनी। अगर आप सोचें एक जनरल पब्लिक का कोई भी बंदा उसमें 1 सेकंड नहीं रह सकता। मैं गायनिक डिपार्टमेंट में थी, पूरा लेबर रूम में एक अलग ही स्मेल आता है। मेरे घर के पेरेंट्स या मेरी सिस्टर या कोई भी वहाँ पे आते, वो 2 सेकंड वहाँ खड़े नहीं रह सकते थे। हम उसी स्मेल के अंदर 24 आवर्स 36 आवर्स बिना खाए पिए, कुछ भी बिना खाए पिए हम लिटरली ड्यूटीज़ करते थे। और उसके बाद में हमारे पास में जो ड्यूटी रूम्स होते थे वो लिटरली ऐसे होते थे कि उनके वॉशरूम्स इतने हॉरिबल, बेड एकदम 3 बेड लगे रहते थे, एक बेड पे हमारे 15-20 बच्चों के बैग्स पड़े रहते थे। 2 बेड जो थे उसमें हम एक बेड पे 2-2 3-3 खिसक के थोड़ी जगह में सोते थे, एंड पूरे नाइट में काम करते थे। वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो है जूनियर डॉक्टर्स, सिक्योरिटी ऐसा कुछ भी नहीं है। वो रूम्स एकदम, कई बार ऐसा होता था, हम गायनिक डिपार्टमेंट में थे, कभी कोई मतलब अनफोर्सिन कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गया, कभी कोई बच्चे को कुछ हो गया, सो द पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स दे यूज्ड टू कम टू अस। हम पे ही आते थे। नाइट में कौन है, कोई सीनियर नहीं रहता था, कोई कंसल्टेंट नहीं रहता था, कुछ भी नहीं। और हम जैसे मैं गायनिक डिपार्टमेंट से हूँ, तो हमारे में सबसे ज़्यादा फीमेल्स काम करती थी। मोस्ट ऑफ द 90% जो लोग थे वो फीमेल ही थे, फीमेल स्टाफ था। सो देखो, वर्क प्लेस पे सिक्योरिटी तो होनी ही चाहिए,
बात डॉक्टर की नहीं है, बात तभी पूरे फीमेल की है, क्योंकि फीमेल इंडिपेंडेंट हो रही है, फीमेल काम करना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है। और आप मानेंगे नहीं कि सब चीज़ों में लड़कियां आगे ही बढ़ रही हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं, लड़कों से भी बहुत अच्छा कर रही हैं। अगर अब गवर्नमेंट उनको सिक्योरिटी नहीं देगी, उनको इतना अश्योरेंस नहीं देगी कि वो फियरलेस काम कर सके, तो फिर क्या फ़ायदा रहेगा? कोई फ़ायदा नहीं रहने में। सही बात कर रहे हो। चलो एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी। बीइंग प्रोफेशन, आप ऐसा काम करते हो कि कभी भी इमरजेंसी आ सकते हैं। हाउ यू बैलेंस योर पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशन लाइफ? Your personal life is horrible actually, but Giving service to the society there. But all because of family support, good family support. Because मेरा रूटीन अगर आप देखेंगे तो मैं मॉर्निंग में मैंने अभी योगा और एक्सरसाइज चालू किया है, तो मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ के 1 घंटा अपना प्रैक्टिस करती हूँ। और मैं कोशिश करती हूँ अगर मेरी बच्ची उठ जाए तो उसको भी मैं लेके चलती हूँ, ताकि उसको एक वो रहे, एक जिसे बोलते हैं कि एक अवेयरनेस रहे कि मम्मा एक्सरसाइज कर रही है तो मुझे भी करनी है। शी इज़ वेरी गुड, इंजॉय करती है वो सब। एंड देन मॉर्निंग से लेकर के मोस्टली मैं नाइट 9 और 10, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम रात को लेट घर पहुँचती हूँ। तो पीछे मेरे हस्बैंड हैं, मदर इन लॉ हैं, प्लस बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं। आपके हस्बैंड भी डॉक्टर है? नहीं, मेरे हस्बैंड IITian है और वर्क फ्रॉम होम, अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है कोविड। मेरा परसेप्शन यही था, एक डॉक्टर को डॉक्टर से ही शादी करनी चाहिए तो माइंडसेट थोड़ा ठीक रहता है। तो देयर आर पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। देखिए, एक इंजीनियर से शादी करने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि मैंने देखा है कि मेरे डॉक्टर कलीग्स जो है वो एक जनरल चीज़ों में इतने अवेयर नहीं होते, उनको पता नहीं होता है कि क्या चल रहा है दुनिया में। मुझे सब पता होता है, क्योंकि मेरा पति घर जाते ही मेरा हस्बैंड मुझे सब चीज़ बताता है। ओलंपिक में आज ये हुआ, मैं जाके बैठती हूँ, लिटरली अभी ओलंपिक्स में मैं रात को 11 बजे भी घर पहुँच रही हूँ, तो वो मुझे सारे, अभी तो यूट्यूब एंड ऑल सारे मेरे को जाके सारे मैच दिखाता था। एंड लिटरली मैं सारे मैचेस देखती थी। मैंने विनेश फोगाट के सारे मैच उसने मुझे 10-15 मिनट में सारे दिखाए कि देखो देखो आज ये हुआ था। तो डिफरेंट फील्ड्स का, हाँ, डिफरेंट फील्ड होने में भी इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस। देयर आर सम नेगेटिव थिंग ऑल्सो, कि कई बार होता है कि आप बहुत बड़ा कुछ करके आते हो, ऑपरेटिव और समथिंग, बट अभी वो कैसे समझाया जाए कि मैंने इतना बड़ा किया है कुछ। इवेंचुअली इट डिपेंड्स कि आपका लाइफ पार्टनर कैसा है। हाँ, और इट्स ऑल डिपेंड ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड यस डेफिनेटली, सो इट्स गुड। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। एंड आई फील कि हमारे व्यूअर्स को भी बहुत कुछ इससे इंफॉर्मेशंस मिले होंगे। एंड वंस अगेन आई थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो एंड गिविंग योर स्पेशल टाइम टू अस। थैंक यू चांदनी फॉर दिस लवली अपॉर्चुनिटी। आई एंजॉयड अ लॉट। थैंक यू।